जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग संविधान सभा के सीरीज को देख रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में कुछ बातें पढ़ ली हैं। कुछ बची हुई चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। ये लाइव क्लास चल रहा है, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग बचे हुए पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा हम लोगों ने आरंभ किया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा का बैकग्राउंड क्या था, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। इसके लिए कैबिनेट मिशन बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कमेटी भारत आती है, कैबिनेट मिशन भारत आता है और फिर यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करता है। भारत में एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा के निर्माण के लिए एक व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट सौंपता है। वही रिपोर्ट ब्रिटेन जाता है और ब्रिटेन के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में 1946 ईस्वी में। और फिर संविधान सभा के चुनाव के लिए प्रारूप तैयार होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है और उस चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन हो जाता है और संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसी डेट को संविधान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है संविधान सभा का। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और जब उद्देशिका प्रस्ताव पास हो गया 22 जनवरी 1947 को, फिर इसी उद्देशिका प्रस्ताव के आधार पर भारत में संविधान का निर्माण आरंभ हो जाता है। फिर प्रारूप समिति का गठन किया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। 7 सदस्यीय ये समिति थी। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था और इन समितियों के द्वारा अलग अलग कार्यों का निष्पादन किया जा रहा था। बहुत सारी समितियों को भेजा गया था विदेशों में विदेशी संविधानों का अध्ययन करने के लिए। वास्तव में संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि भारत वर्षों के बाद आजाद हुआ है तो हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनना चाहिए। इसके लिए पूरी दुनिया में जहां भी संविधान से देश चल रहे हैं उन सभी संविधानों का अध्ययन किया जाए और अध्ययन करने के बाद जो अच्छी बातें हैं उनको भारतीय संविधान में डाला जाए। इसी उद्देश्य से छोटी छोटी टीमें बनाई गई थी और दुनिया के विभिन्न देशों में इन टीमों को भेजा गया था। इन लोगों ने संविधानों का अध्ययन किया, विश्व के संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया संविधान सभा के सामने और उस रिपोर्ट के आधार पर जितनी अच्छी बातें थी पूरी दुनिया में उन सभी को भारत के संविधान में डाल दिया गया। इसीलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बृहद संविधान, सबसे व्यापक संविधान बन के उभरता है। दुनिया का सबसे और विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान भारत का संविधान बन करके तैयार होता है। फिलहाल तो हम लोग संविधान सभा को देख रहे थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव पास हो जाता है। लेकिन उसके बाद देश के विभाजन की रूपरेखा तय कर देते हैं उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 की योजना के अंतर्गत, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, इस योजना के अंतर्गत देश का विभाजन का रूपरेखा तय कर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के रूप में विभक्त होता है। रेडक्लिफ महोदय को बुलाया जाता है बॉर्डर का लाइन बनाने के लिए। भारत का एक बार वो हवाई सर्वेक्षण करते हैं और फिर अपने ऑफिस के टेबल पर भारत का नक्शा रख करके लाइन खींच देते हैं और जो लाइन खींचा गया वही बॉर्डर रेखा बन गया। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और इधर पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तानी संविधान सभा के लिए भी संविधान सभा का चुनाव कराया गया। तो जो इलाका भारत से पाकिस्तान को मिल गया उस इलाके से जो सदस्य भारतीय संविधान सभा में आए थे
उन सदस्यों को पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तानी संविधान सभा के सदस्य बन गए। यही कारण है कि दिसंबर 1947 में जब पुनः एक बार सम्मिलित बैठक आयोजित किया गया संविधान सभा का, तो सदस्यों की संख्या घट गई और जो 389 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में, इनकी सदस्यता घट करके 299 रह जाती है। यानी 90 सदस्य भारतीय संविधान सभा से निकल गए और ये पाकिस्तानी संविधान सभा में चले जाते हैं। उसके बाद इन्हीं 299 सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण आरंभ होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या हुआ था। पहला चुनाव वो हार गए थे, दूसरा चुनाव बंगाल से जीत तो गए, लेकिन बंगाल का वो इलाका पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, फिर वो संविधान सभा से बाहर हो गए और अंततः फिर उपचुनाव कराना पड़ा बंबई के पूना से, और उपचुनाव के माध्यम से उनको संविधान सभा में लाया गया। और चूंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उनको संविधान सभा का सदस्य बनाए रखना बहुत जरूरी था। तो इस विषय पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.एन. राव से सलाह लिया था, और बी.एन. राव वही व्यक्ति हैं जिनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने बातें कर लिया था। आज के क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रारूप समिति अपना कार्य कर रहा था और बी.एन. राव जिनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, बी.एन. राव, इन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। और इन्हीं के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के सामने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान का, जिसको संविधान का मसौदा कहा जाता है। तो संविधान का मसौदा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बी.एन. राव ने संविधान सभा के सामने एक मसौदा, एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और इसी ड्राफ्ट पे आगे बहस होगी। ड्राफ्ट में जो बातें रखी गई थी उस पे एक एक शब्द पर बहस होगा और जो फाइनल होगा उसको अंतिम रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास भेजा जाएगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसको फाइनल करके अंतिम रूप से संविधान में रखेंगे। तो प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर होगा बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस मसौदे में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि ये जो मसौदा प्रस्तुत हुआ था इसमें 243 धाराएं थी, 243 धाराएं और 13 अनुसूचियां थी। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी ये अंतिम रूप नहीं है, अभी ये प्रारंभिक रूप है, ड्राफ्ट का है। तो ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया जाता है। इस ड्राफ्ट में 243 धाराएं और 13 अनुसूचियां थी। इस ड्राफ्ट को बी.एन. राव ने प्रस्तुत किया था। अब इस पे बहस आरंभ हुआ और लंबे दौर का बहस चलता है। इस बहस को वाचन कहा जाता है, संविधान सभा में रीडिंग कहा जाता है। इसका रीडिंग आरंभ हुआ और कुल 3 बार रीडिंग हुआ था, 3 टाइम्स रीडिंग कराया गया इसका। अंतिम जो रीडिंग हुआ था उसी अंतिम रीडिंग में इसको फाइनल कर दिया जाता है। यानी एक एक अनुच्छेद पर, एक एक अनुसूची पर बहस होने के बाद, वोटिंग होने के बाद जब वो पास हो जाता था तब उसको फाइनल रूप से भारतीय संविधान में रखा जाता था। तो बी.एन. राव जो कि इंटरनेशनल स्तर के लॉयर थे, इनके बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि पूरे संविधान सभा में, पूरे हिंदुस्तान में उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तुलना अगर कोई करता था विद्वता के मामले में तो वो बी.एन. राव थे। लेकिन बी.एन. राव भारत में रहते नहीं थे, भारत के बाहर रहते थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये वकालत करते थे और आगे चल करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये न्यायाधीश भी बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे जिनका नाम था बी.एन. राव। तो बी.एन. राव ने संविधान सभा के सामने मसौदा प्रस्तुत किया, ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और इस ड्राफ्ट पे अब बहस शुरू हो गया, इस पे रीडिंग आरंभ हो गया।
तो कुल 3 रीडिंग हुआ था, 3 वाचन हुआ था। इसका जो अंतिम वाचन है उस पे हम लोग चलेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो बहस का दौर था। अंतिम रूप से जो बहस हो करके फाइनल आता है संविधान का प्रारूप, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम वाचन हुआ था, अंतिम वाचन, संविधान सभा का अंतिम वाचन, फाइनल रीडिंग जो हुई थी, ये 14 नवंबर 1949 को आरंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये वाचन कंप्लीट हुआ था। तो 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा का तीसरा और अंतिम वाचन हुआ, लास्ट रीडिंग कराई गई, और ये 26 नवंबर 1949 तक चलता है। ये लास्ट रीडिंग है, तीसरा वाचन है। और इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। ये डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 26 नवंबर 1949। इसी दिन ये वाचन समाप्त हुआ और हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है, अंतिम रूप से फाइनल रूप आ जाता है। तो इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य थे? 284 सदस्य। टोटल सदस्य कितने थे? प्रारंभ में तो 389 सदस्य थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कुछ सदस्य घट गए, तो बचे कितने? 299 सदस्य बचे थे। तो कुछ तो एब्सेंट रहते ही हैं। तो इस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो इन 284 सदस्यों ने उस पे अपना सिग्नेचर बनाया, ये प्रूफ किया कि हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। यानी इन लोगों के द्वारा क्या किया गया? हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर किए गए। तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। और इतना ही नहीं, तत्काल प्रभाव से करीब करीब 15 अनुच्छेद तुरंत लागू भी कर दिए जाते हैं इसी डेट पर। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो लगभग 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को। इसमें निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद थे, इसमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे, और इसमें आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद शामिल थे। तो लगभग 15 अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से इस डेट को लागू नहीं किया गया, जबकि हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो एक प्रश्न बनता है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो इसको लागू करने में देरी क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो ये पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यानी सीधे सीधे 2 महीने की देरी की गई इसमें। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तत्काल प्रभाव से लगभग 15 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना गया? इसी डेट पे हमारा संविधान क्यों लागू हुआ? जब हमारा संविधान 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था तो इसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो इसके लिए एक ऐतिहासिक घटना के बारे में आपको जानना चाहिए, वहीं से इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। हुआ ये था कि दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इस लाहौर अधिवेशन में भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और 12 बजे रात को, अर्धी रात्रि को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। भारत को स्वाधीन घोषित कर दिया गया था
दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और एक डेट निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ये डेट निर्धारित किया गया था 26 जनवरी का, कि इसी डेट को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, यानी हर वर्ष 26 जनवरी को अब स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत को स्वाधीन घोषित कर दिया गया, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि 1930 में भारत आजाद नहीं हो पाया, अंग्रेजों के द्वारा इसे दबा दिया गया। तो भारत ने फिर आगे चल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उसी बीच सांप्रदायिक पंचायत आ गया था, उसी बीच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता भी हुआ था, उसी में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो कई घटनाएं हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो उन सारी बातों के बारे में समझते हैं। लेकिन इस संदर्भ में बस आप इतना जानिए कि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू करने का डेट सिर्फ इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यही कारण था कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो कहा गया बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीने की बात है, 2 महीने के अंदर हम लोग इसको लागू कर देंगे और ये डेट हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अमर हो जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी का डेट तय किया गया और इसी दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो ये था समय जो 9 दिसंबर को शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई थी और 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक होती है। इसी दिन संविधान बन के तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और इसको लागू कर दिया गया। तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं जो हमारा संविधान तैयार हुआ, इस संविधान में क्या क्या था, इस पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं। और वर्तमान में जो हमारा संविधान है, इस संविधान में क्या है, यानी इन 70-75 सालों में कितना बदलाव हो चुका है हमारे संविधान में। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा से संबंधित। जैसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय, तो ये तो आपको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये कुल समय है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा। कुल धन कितना खर्च हुआ था, क्योंकि संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, छोटी छोटी टीमें बनाई गई थी, विदेशों में भेजी गई थी, तो बहुत सारा धन भी खर्च हुआ था। तो प्रश्न पूछता है कुल धन कितना खर्च हुआ था। तो कुल खर्च की अगर आप बात करोगे, कुल खर्च, तो संविधान को बनाने में कुल खर्च कितना हुआ था, तो 63,96,729 रुपए, ये कुल खर्च है। 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे, यानी लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान के निर्माण में। इसके अलावा आगे प्रश्न बनता है कि कुल सत्र या अधिवेशन, सत्र को ही अधिवेशन बोलते हैं, सत्र या अधिवेशन, कुल अधिवेशन कितना हुआ था भारतीय संविधान के निर्माण में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा कुल 11 सत्र हुए थे। लेकिन इसके साथ +1 जुड़ जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को अंतिम बैठक हुई थी, संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन जब संविधान को लागू करना हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को
उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को एक बार पुनः बैठक बुला ली गई थी कुछ घंटों के लिए। जो बचा खुचा कार्य था उसको पूर्ण करने के लिए 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक बुला ली गई। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 24 जनवरी का जो बैठक था उसको भी एक सत्र के रूप में मान लेते हैं, तो इसको +1 कर दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सत्रों में ऑप्शन में या तो 11 देगा या तो 12 देगा, तो जो ऑप्शन मिल जाएगा वही आपका सही हो जाएगा। तो कुल सत्र या अधिवेशन कितने हुए थे? 11 + 1। अगर बैठकों की बात करें, कुल बैठकें, तो कुल बैठक कितनी हुई थी भारतीय संविधान के निर्माण में? सत्रों में कितनी बैठक हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 105। कितनी बैठक हुई थी? 105 बैठकें कुल हुई थी भारतीय संविधान के निर्माण में, संविधान सभा में। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि कुल कार्य दिवस कितने दिनों का था? तो कुल कार्य दिवस कितना था? कुल कार्य दिवस था 165 दिनों का। कितना था? 165 दिनों का। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखना चाहिए वन लाइनर में। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत आ जाता है। कुल समय कितना लगा था, कुल खर्च कितना हुआ था, कुल सत्र या अधिवेशन कितने हुए थे, कुल बैठकें कितनी हुई थी और कुल कार्य दिवस कितने दिनों का था। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ से बन जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इस संविधान में क्या क्या था। पहले इसको समझ लेते हैं। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान की बात जब भी होगी इसका मतलब है कि 1950 वाला संविधान। मूल संविधान का मतलब है, मूल संविधान का मतलब है 1950 वाला संविधान। तो 1950 में जो संविधान लागू किया गया, इस मूल संविधान में क्या क्या था इसको समझ लेते हैं। तो अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो इस मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, और ये सब 22 भागों में विभक्त थे। ये है हमारा मूल संविधान। इस मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भागों में विभक्त थी। लेकिन आप जानते हैं कि तब से लेके अब तक इन 70-75 सालों में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। तो अगर इन संशोधनों को होने के बाद अगर हम देखेंगे वर्तमान समय में भारतीय संविधान की क्या स्थिति है उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान संविधान, तो इस वर्तमान संविधान में प्रस्तावना तो वही है, एक प्रस्तावना है और जो 395 अनुच्छेद थे, अगर गणना आप करेंगे तो इनकी संख्या 450 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि मूल रूप से अभी भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें खंड जोड़ दिया गया है। किसी भी अनुच्छेद में खंड जोड़ा गया। जैसे शिक्षा का जब मौलिक अधिकार दिया गया तो अनुच्छेद 21 में 21 क बना दिया गया। तो इस तरह से खंड जोड़े गए हैं। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो अनुच्छेद 51 में 51 क बना दिया गया। तो इस तरह से अगर खंडों को देखेंगे, गणना करेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 450 प्लस कर देते हैं। 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। इसके अलावा जो 8 अनुसूचियां थी, इनकी संख्या बढ़कर वर्तमान समय में 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। 12 अनुसूचियां। और जो 22 भाग था,
ये 22 भाग कितने भागों में विभक्त हो चुका है, इनका भाग भी बढ़ गया है, ये हो गया है 25। लेकिन मूल रूप से अभी भी 22 भाग ही है। ये जो 25 हम गणना करते हैं ये उपखंड हैं इसके। जैसे भाग 9 में 9 क और 9 ख जोड़ दिया गया, भाग 4 में 4 क जोड़ दिया गया, भाग 14 में 14 क जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तब इनकी संख्या 25 हो जाती है। तो आपके सामने है, ये है मूल संविधान यानी 1950 का संविधान। 1950 के संविधान में क्या था, मूल संविधान में क्या क्या था, और वर्तमान संविधान में क्या क्या है। तो प्रस्तावना यहाँ भी था, प्रस्तावना यहाँ भी है। हाँ, एक संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कराया गया था और इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 नए शब्दों के साथ प्रस्तावना नए रूप में आ गया है और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना एक ही है। अनुच्छेद जो 395 थे, इनमें उपखंड जोड़ते जोड़ते इनकी संख्या 450 से ज्यादा हो चुकी है। जो 8 अनुसूचियां थी, मूल रूप से 4 अनुसूचियां बढ़ाई जा चुकी हैं, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बढ़ाई जा चुकी है। आगे उसको देखेंगे किस अनुसूची में क्या है। तो ये 12 अनुसूचियां और जो 22 भाग थे इनकी संख्या भी बढ़ गई है, इनकी संख्या 25 हो चुकी है। हालांकि मूल रूप से अभी भी 22 ही है, ये खंडों के माध्यम से 25 गणना करने पर आता है। तो ये है आपका मूल संविधान और ये है वर्तमान संविधान। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई ये प्रस्तावना क्या है, अनुच्छेद क्या है और अनुसूचियां क्या है और किस तरह से इसको भागों में विभक्त किया गया है। एक प्रारूप जो संविधान की किताब, एक संविधान की पुस्तक, एक संहिता जो बनाया गया, किस रूप में इसको जिल्दबद्ध किया गया है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका स्वरूप, किस तरह से संविधान को लिपिबद्ध किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि संविधान में ये चीजें क्या है। मान लीजिए ये हमारे संविधान का प्रारूप है, ये हमारे संविधान का प्रारूप है। तो यहाँ पर जो पहला पेज है, सबसे ऊपर वाला जो पेज है, जैसे कोई किताब होती है तो किताब का जो पहला पन्ना होता है, पहला पेज होता है, उसमें लेखक के द्वारा अपना कुछ वक्तव्य लिखा जाता है, कुछ टिप्पणी लिखी जाती है। और उस टिप्पणी में होता क्या है, मूल रूप से उस टिप्पणी में लेखक यही बताता है कि इस पुस्तक में, इस किताब में किन चीजों का वर्णन किया जाएगा, किस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो एक मोटा स्वरूप आपको पता चल जाता है कि उस किताब में है क्या, किससे संबंधित वो किताब है। उसी तरह से अगर इसको हम भारत का संविधान मान ले, हालांकि आप कहेंगे ये गोल गोल कौन सा संविधान, नहीं, एक मोटे रूप में हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, समझने समझाने का एक तरीका है। तो जो पहला पेज है, जो पहला पेज है, यही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या है ये? प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब क्या है? प्रस्तावना का मतलब होता है एक सार बिंदु, पूरे संविधान में जिन जिन बातों का वर्णन किया गया है, जो मूलभूत ढांचा है हमारे राज्य का, जो स्वरूप है हमारे शासन व्यवस्था का, उसका जो निचोड़ है वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना को आगे हम लोग पढ़ेंगे, केवल 8 लाइनें हैं प्रस्तावना में, और उन 8 लाइनों को हम ठीक से समझ लें तो पूरा भारतीय संविधान का एक स्वरूप हमको समझ में आ जाएगा। उसमें है ना, शुरुआत में पहली ही लाइन में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। मतलब सारी शब्दावलियों को इसमें आरोपित कर दिया गया है कि भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है। सब कुछ लिख दिया गया है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना की भाषा अगर हम ठीक से समझ लें तो संविधान का एक मोटा स्वरूप हमको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो पहला पेज है संविधान का वो प्रस्तावना का ही है, उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और भारतीय संविधान का मूल उसमें आरोपित होता है, तो इसको प्रस्तावना कहा जाता है। चलिए
ठीक है। उसके बाद बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ जो जिल्द है उस पुस्तक का, उसको देखते हैं। तो इसका हम लोग ले लेते हैं 2/3 हिस्सा, ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसी को 22 भागों में विभक्त किया गया। इसी को इस तरह से 22 भागों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक भाग में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। इसको हम भाग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, ऐसे करके इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये 22 भागों में, इसको जैसे चैप्टर होता है उसी टाइप का ये 22 भागों में विभक्त है और अलग अलग भागों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया। जैसे अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में क्या है भाई, तो भाग 1 में भारतीय संघ की बात की गई है, भारतीय संघ की बात की गई है। और इस भारतीय संघ की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो पहले भाग का जो वर्णन है, पहले भाग का जो वर्णन है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्रस्तावना वाला लाइन हमने जोड़ दिया इसमें। ये है पहला भाग, ये है पहला भाग। तो पहला जो भाग है उसमें भारतीय संघ के बारे में बताया गया है कि जो अखंड भारत है वो कैसे निर्मित होगा, क्योंकि भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबको मिला के एक संघात्मक व्यवस्था तैयार होता है। तो इसके विषय में जो वर्णन किया गया है ये पहले भाग में किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। दूसरे भाग के विषय वस्तु को देखेंगे तो इसमें नागरिकता है, नागरिकता, और इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक किया गया है। तीसरे भाग पे आ जाएंगे तो इसमें मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किया गया है। भाग 4 पे आ जाएंगे तो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन है। भाग 5 पे चलेंगे तो भाग 5 में संघीय व्यवस्था है, केंद्रीय शासन व्यवस्था है, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक किया गया है। भाग 6 पे चलेंगे तो इसमें राज्य की सरकारें हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। तो इस तरह से आप बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो अंत में 22वें भाग तक जब आएंगे तो हमारा अनुच्छेद भी 395 पूर्ण हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रत्येक भाग में एक विषय है और उस विषय से संबंधित जो बातें रखी गई हैं वो आर्टिकल्स में रखी गई हैं, अनुच्छेदों में रखी गई हैं। तो ये 22 भाग है, 22 भागों में अलग अलग भागों में अलग अलग विषय है और प्रत्येक विषय के लिए कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं, आर्टिकल रखे गए हैं। तो इस तरह से 22 भागों में ये विभक्त कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ 1/3 हिस्सा है इसमें क्या है भाई, ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसी में है अनुसूचियां। क्या है, इसी में है अनुसूचियां, ये अनुसूचियों वाला है। अनुसूचियां क्या होती हैं इसको भी समझ लेते हैं। अनुसूचियां क्या है भाई, तो अनुसूचियां वास्तव में डिस्क्रिप्शन है, वर्णनात्मक जो अध्याय है वो अनुसूचियों में रखा गया है। जैसे भाग 1 में संघीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि भारत का संघ राज्यों से मिलकर, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर और अर्जित भूभाग से मिलकर बनेगा। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन पहली अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में। तो ये जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका नाम क्या होगा, इनकी राजधानी क्या होगी, इसका वर्णन किया गया है ये पहली अनुसूची में। ये पहली अनुसूची में इसका डिटेल्स लिखा गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची पे चलेंगे तो दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको कितना वेतन भत्ता प्राप्त होगा, किस पदाधिकारी को कितना वेतन मिलेगा, इसका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अनुसूचियों में डिटेल्स लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। ये तो वन लाइनर है, जो अनुच्छेद हैं ये वन लाइनर है,
लेकिन इसका जो डिटेल है वो अनुसूचियों में है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 6, 7 और 8। लेकिन बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ अनुसूचियां बढ़ा दी गई। इसमें 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में बढ़ाया गया, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन में बढ़ाया गया, 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन में बढ़ाया गया। तो इस तरह से देखेंगे कि मूल संविधान में 12 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान संविधान में हमारे पास अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो ये है एक मोटा प्रारूप हमारे संविधान का। इसमें सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है प्रस्तावना। प्रस्तावना ये सार है, पूरा मूलभूत बिंदु है हमारे संविधान का। हमारे संविधान का निचोड़ है इस प्रस्तावना में। अगर प्रस्तावना को हम ठीक से पढ़ लें और उसको समझ लें तो एक ढांचा हमको मिल जाएगा कि हमारे संविधान का संवैधानिक प्रारूप क्या है, हमारा संविधान देश में किस तरह की शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। ये सारी चीजों का वर्णन हमको प्रस्तावना से प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोगों को अभी कुछ बातें और समझनी है। जैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू भी कर दिया गया। लेकिन हमारी जो संविधान सभा थी, जिसका गठन ही किया गया था संविधान बनाने के लिए, इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण तो किया ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कार्य किए थे। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के अतिरिक्त और क्या क्या कार्य किया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य कौन कौन से थे। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, प्रश्न भी बनता है आपके एग्जाम में। तो इन पॉइंट्स को जरूर हम लोग समझेंगे कि संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के अलावा और क्या क्या कार्य किया गया था। तो चलिए एक बिंदु के माध्यम से इसको समझ लेते हैं और इसका पॉइंट बनेगा संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य, किए गए अन्य कार्य। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर समझिएगा ध्यानपूर्वक। संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य। तो संविधान सभा का मूल कार्य तो संविधान का निर्माण करना था, तो उसने संविधान का निर्माण तो किया ही, साथ में कुछ अन्य कार्य भी किए थे। अन्य कार्य में पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है 1951-52 तक विधायिका यानी संसद की भूमिका का निर्वहन। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा 1951-52 तक विधायिका की भूमिका का निर्वहन करना। अब ये क्या है भाई, विधायिका की भूमिका कहां से आ गई? तो याद करिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जब देश को आजाद करना था तो दो चीजों का निर्माण बहुत आवश्यक था कि जब आजाद किया जाएगा तो सत्ता का जब हस्तांतरण किया जाएगा तो हस्तांतरण किया किसको जाएगा, इसके लिए एक सरकार का गठन होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार बना दी गई थी 1946 में। 1946 में एक सरकार का गठन कर दिया गया था। इस सरकार का कार्य क्या था? इस सरकार का कार्य था शासन व्यवस्था का संचालन करना, जब तक कि हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता और संविधान लागू नहीं हो जाता और उस संविधान के हिसाब से चुनाव नहीं हो जाते, तब तक ये सरकार चलती रहेगी। ठीक है, तो सरकार का गठन तो हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, लेकिन सरकार तो कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य को देखती है और किस विधि के हिसाब से देखेगी? जो विधायिका निर्मित करेगी। तो उस समय विधायिका कहाँ थी? क्योंकि शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सरकार तो कार्यपालिका का कार्य कर रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, विधायिका कहाँ थी? तो विधायिका तो थी ही नहीं उस समय। तो यहाँ पर जो हमारी संविधान सभा है
यही विधायिका का भी कार्य कर रही थी, संसद का भी कार्य कर रही थी। यानी 1946 से लेकर 1952 तक, जब तक संसद का गठन नहीं हो गया, पहला आम चुनाव नहीं हो गया, तब तक संसद की भूमिका का निर्वहन संविधान सभा के द्वारा ही किया जाता रहा। यानी संविधान सभा संविधान निर्माण तो कर ही रही थी, साथ में देश के लिए जो आवश्यक कानून होते थे उन कानूनों का निर्माण भी संविधान सभा करती थी। यानी विधायिका की भूमिका का निर्वहन भी कर रही थी, संसद की भूमिका का निर्वहन भी कर रही थी। तो ये पहला महत्वपूर्ण कार्य हो गया। अब दूसरे पे कार्य पे चलेंगे हम लोग। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या था? दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, तो यहां पर दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है संविधान सभा का, ये था 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना, राष्ट्रपति बनाना। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके लिए। प्रश्न पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। अब ध्यान से जरा सोचिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एमपी और एमएलए वोट डालते हैं। ऐसे एमपी एमएलए जो चुन कर आए हैं वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो 1950 में ना तो एमपी थे ना तो एमएलए थे, क्योंकि चुनाव तो हुआ ही नहीं था देश में। पहला आम चुनाव 1951-52 में होता है। तो जब आम चुनाव ही नहीं हुआ था, एमपी एमएलए का चुनाव ही नहीं हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कैसे बन गए? तो यहाँ पे इनको राष्ट्रपति बनाने का कार्य कौन करता है? इनको राष्ट्रपति बनाने का कार्य यही संविधान सभा करती है। इसी संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। यही कारण है कि जब ये राष्ट्रपति बने तो अगले 5 सालों तक इनको रहना चाहिए था। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष रहे नहीं, क्योंकि संविधान के माध्यम से इनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था। तो 1952 में जब आम चुनाव संपन्न हुआ, एमपी एमएलए का चुनाव हो गया, केंद्र में लोकसभा का गठन हो गया, राज्यों में विधानसभाओं का गठन हो गया, तो फिर से राष्ट्रपति के निर्वाचन की घोषणा की गई। यानी 1952 में पुनः चुनाव कराया गया राष्ट्रपति का, और इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर चुनाव लड़े और चुनाव में विजयी भी हो गए। तो यहाँ पर ये केवल 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बने थे पहली बार में। यहाँ पर ये अंतरिम राष्ट्रपति माने जाते हैं, क्योंकि संविधान के हिसाब से इनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था। तो 52 में जब चुनाव हुआ और इस चुनाव में ये विजयी हुए, तब आगे 1957 तक ये राष्ट्रपति के पद पर थे, 5 वर्षों तक। और 1957 में पुनः चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, और इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर चुनाव लड़ गए और चुनाव में विजयी भी हो गए, और अगले 5 वर्षों तक ये पुनः राष्ट्रपति के पद पर रहे, यानी 1962 तक। यहां देखिए, अगर स्वरूप को देखा जाए तो 1950 में ये पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो 1950 से लेकर 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे, यानी 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। और पूर्ण रूप से निर्वाचित तो 2 बार ये हुए, 5-5 वर्षों के लिए। इसीलिए क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे लंबे कार्यकाल का राष्ट्रपति कौन था, तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इन 2 वर्षों को भी जोड़ लिया जाए तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 वर्षों का हो जाएगा। ये 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर थे। तो इस तरह से संविधान सभा के द्वारा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया तो उसी के साथ में भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक नेशन घोषित कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसलिए नहीं मनाया जाता कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आखिर ये गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने का मतलब क्या है, गणतंत्र राष्ट्र कहा किसे जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, गणतंत्र राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को कहा जाता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो, वंशानुगत ना हो। अगर राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, जैसे राजा महाराजाओं के दौर में राजतंत्र में होता था, तो उसको गणतंत्र नहीं कहा जाएगा। लेकिन राष्ट्र का मुखिया जब निर्वाचित होने लगता है तब उसको गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है। तो भारत का मुखिया 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित हो गया, इसीलिए 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसीलिए हर 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि संविधान लागू होने के कारण नहीं, बल्कि भारत के गणतंत्र घोषित होने के कारण गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अभी कुछ और भी कार्य बचे हुए हैं। संविधान सभा ने संविधान तो बनाया ही, इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको देख लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई? तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, एक बात बताइए, भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तो प्रश्न पूछता है कि इस तिरंगे झंडे को मान्यता किसने दिया कि यही झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा होगा? कोई तो संस्था होगी, किसी के द्वारा तो मान्यता दिया गया होगा कि यही हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा होगा। तो ये मान्यता दिया गया था संविधान सभा के द्वारा कि हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा। इसका आकार, आकृति, कलर सब कुछ डिसाइड किया गया था उसी समय। इसका जो डिजाइन तैयार किया था राष्ट्रीय झंडे का, ये भी प्रश्न पूछता है कि तिरंगे झंडे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने तिरंगे झंडे का अंतिम प्रारूप तैयार किया था जो वर्तमान समय में चल रहा है। तो यहाँ पर संविधान सभा ने ही तिरंगे झंडे को मान्यता प्रदान किया था राष्ट्रीय झंडे के रूप में। कब किया था? तो आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और जिस दिन आजादी होगी उस दिन तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो उसके पहले ही इसको मान्यता मिल जानी चाहिए कि कौन सा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा होगा। यही कारण है कि आजादी के पहले ही यानी 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को मान्यता मिल गई। ठीक है, तिरंगे झंडे को मान्यता प्राप्त हो गई। और ये मान्यता किसने दिया था? ये मान्यता दिया था संविधान सभा ने। कब दिया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ये संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य हो गए। एक और बिंदु है, प्रश्न पूछता है, एक बात बताइए, हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन होगा, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। ये मान्यता किसके द्वारा दिया गया? ये भी एक प्रश्न है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो आपका फिर आंसर वही होगा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कोई और नहीं बल्कि हमारी संविधान सभा थी। और ये मान्यता कब प्रदान किया गया?
तो ये मान्यता दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान करना, को मान्यता प्रदान करना। तो ये मान्यता किसने दिया था? ये मान्यता भी संविधान सभा ने दिया था। इसीलिए अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को एक बार पुनः बैठक बुला ली गई थी और जो बचा खुचा कार्य था उसको पूरा किया गया। और बचे खुचे कार्य में ये भी आपको मिलता है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को मान्यता भी प्रदान किया गया। तो ये संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्य थे। मूल कार्य क्या था? मूल कार्य था संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से संविधान सभा के द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो हमारे पूरे हुए, यानी हमारी संविधान सभा की क्लास कंप्लीट हुई। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो समितियों का गठन किया गया था, उन समितियों में कौन कौन सी समितियां महत्वपूर्ण समितियां थी और उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। यहां से प्रश्न पूछता है, अक्सर आता है आपके एग्जाम में। जैसे प्रारूप समिति से तो आप परिचित ही हैं, तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जैसे पूछ लिया झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस तरह से कुछ समितियां हैं जिसके अध्यक्षों का नाम पूछता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष को देखेंगे और साथ में भारतीय संविधान के स्रोत, ये महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। कौन सी व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, इस बिंदु को समझते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। इसको कहा जाता है भारतीय संविधान के स्रोत। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग 62 देशों के संविधानों के प्राविधानों को जोड़ा गया है। 62 देशों के संविधानों के प्राविधानों को जोड़ा गया है। इसीलिए बहुत से सारे आलोचकों ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत का संविधान उधार का थैला है। कुछ लोगों ने कहा कि भारत का संविधान भानुमति का पिटारा है, इसमें चीजों को लेके आया गया और डालता हुआ चला गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा ये ब्लैंक चेक है, कुछ भी लिख दो। तो बहुत सारे समालोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। तो दुनिया के 62 देशों के संविधानों के प्राविधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो कौन सा प्राविधान किस देश के संविधान से लिया गया है और प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, इस टॉपिक पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। टाइम भी आपका काफी लंबा होने वाला है, 1 घंटे का लगभग क्लास हो गया आपका। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और हर बार की तरह एक ही अपील है सारे व्यूअर्स से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है माइंड में, कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जो तुरंत दिया जाएगा। तो इसी अपील के साथ आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।